टू एजुटूटी प्लानिंग क्लासेस फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं आज आपको जेपीएससी मेंस के आधारित समझने का प्रयास भी करते हैं। तो संविधान क्या है? संविधान किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च कानून होता है। यह वह विधि होता है जिससे किसी भी संगठन या देश का शासन प्रशासन नियमित होता है, चलाया जाता है। अर्थात कि सर्वोच्च कानून है जिससे किसी भी राष्ट्र के दैनिकी फंक्शंस रिलेट्स होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं। तो आप एक लाइन लिख लेंगे अपने कॉपी पर कि संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाने में एक संगठन को अथवा देश को सहयोग देती है। यानी यह वह विधि है जो कि राष्ट्र के शासन और प्रशासन को आधार है, इसका आधार है और उस राष्ट्र के चरित्र का निर्धारण करेगी कि राष्ट्र हमारा किस प्रकार कार्य करेगा। तो जैसे आप भारतीय संविधान में भी देखते हैं कि हम संविधान बनाए हैं तो पूरे राष्ट्र का कानून जो है उसी संविधान के अनुरूप चलता है। आप आए दिन हमारे पॉलिटिशियन से भी सुनते रहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, न कि व्यक्ति की एक इच्छा से चलेगा। हमारे राष्ट्र में भारतीय संविधान के बारे में अगर मैं कहूँ तो भारतीय संविधान जो है वह एक कानूनी दस्तावेज है जिससे पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है। तो एक इसके बाद आप एक लाइन लिख लेंगे संविधान के बारे में। लिखिए, संविधान वह सत्ता है जो सरकार बनाती है और यह पूरे राष्ट्र के चरित्र के आधार का निर्माण करती है। तो दूसरी हेडिंग आप डालिए इसमें। नेक्स्ट हम समझेंगे संविधानवाद। संविधानवाद क्या है दोस्तों? इसमें एक केवल जुड़ गया है वाद, यानी कि ये फिलॉसफी है। इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। और संविधानवाद एक अवधारणा है जिससे राष्ट्र के संविधान के अंतर्गत आने वाले मूल्यों एवं सिद्धांतों का समुच्चय निर्धारित होता है। यह एक विचारधारा है। संविधानवाद क्या है? यह एक विचारधारा है। और इस विचारधारा के जनक कौन है? एक अंग्रेज दार्शनिक हुए थे दोस्तों ब्रिटिश काल में, सर जॉन लॉक उनका नाम था। मैं लिख देता हूँ, सर जॉन लॉक जो है उन्होंने अपने विचारों से इस शब्द की उत्पत्ति करी और इसका आगे जाकर विस्तार किया। तो आप बस अपने नॉलेज के लिए इसको लिख लेंगे कहीं भी कि सर जॉन लॉक ने संविधानवाद को प्रस्तावित किया था। उनका विचार था कि इस लोकतांत्रिक सामाजिक मूल्यों एवं कर्तव्यों का उल्लेख जिस भी दस्तावेज में होगा वह संविधान में ही निहित होगा। अर्थात उस देश का पूरा संविधान का आधारशिला इस संविधानवाद से आएगा। ठीक है, तो आप फिर एक और हेडिंग डालिए कि ये संविधानवाद के बाद हम एक दर्शन समझेंगे, मतलब संविधान का फिलॉसफी क्या है। तो संविधान का फिलॉसफी आप लोग जानते होंगे, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं कि संविधानवाद का दर्शन एक पूरी के पूरी राष्ट्र का दर्शन है। अगर आप संविधान को समझ रहे हैं तो आप उस राष्ट्र को समझ पाएंगे। तभी तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अनेक देशों के संविधान का अध्ययन किया। इसलिए नहीं किया कि उन्हें एक संविधान बनाना था, इसलिए किया था कि उस देश में उस प्रकार के चारित्रिक निर्माण के लिए जो मूलभूत मूल्य होते हैं, बेसिक वैल्यूज़ होते हैं उस राष्ट्र के, उनको समाहित करते हुए एक ऐसा कानून बनाना जिससे पूरी की पूरी राष्ट्र की संरचनात्मक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। तो आप इसी में लिखेंगे संवैधानिकता का दर्शन, यानी संविधानवाद। आप पहले संविधान देखें फिर संविधानवाद देखें, जो कि एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। और इसी फिलॉसफी को समझने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा जुड़ेंगे ध्यान से कि संवैधानिकता का जो दर्शन है वह इस विश्वास पर आधारित है कि शासन करने की शक्ति पूरे के पूरे जनता में होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति में होगी तो वो राजतंत्र में आ जाएगा, लोकतंत्र में नहीं आएगा। मैं आगे लोकतंत्र भी आपको बताऊंगा। तो आप इसको समझिए कि संविधानवाद के अंतर्गत संविधान एक दर्शन है। यह उस विश्वास पर आधारित है जिससे पूरे राष्ट्र की संरचनात्मक स्थिति में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, किस संस्था के पास होगी, वह बताता है हमारा संविधानवाद। तो आप जानते हैं भली भांति कि शासन करने की शक्ति अगर एक व्यक्ति में है तो वो राजतंत्र होगा, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। और अगर शासन करने की शक्ति विकेंद्रित है तो वो लोकतंत्र में आएगा। तो हमारे भारतीय संविधान में क्या है दोस्तों? हम लोग एक लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, अर्थात भारत में लोकतंत्र है। यानी कि शक्ति जो है, सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता के द्वारा, जनता को जनता के लिए, मतलब इसे किसने कहा था? आप जानते होंगे कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिकी विचारक थे, राजनीतिक थे, उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था कि फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन लोकतंत्रात्मक शासन कहलाता है। तो भारतीय लोकतंत्र जो है उसकी नींव मजबूत होती है। कैसे मजबूत होती है? क्योंकि वह जनता से शक्ति विड्रॉ कर रही है। जनता चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से अपने राजनीतिक व्यक्ति को चुनती है और यह संविधान जो है जनता की शक्तियों से ही मजबूत होता है और उस मजबूत संविधान से ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आप एक और लाइन इसमें डालेंगे कि संवैधानिकता जो है, मैं लिख देता हूँ
कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एक मूलभूत आता है कि यह कि एक व्यक्ति के आधार पर नहीं होना चाहिए, एक संस्था के या एक देश के या एक संगठन के आधार पर होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, शक्ति जो है वो विकेंद्रित होती है, किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होती है। तो एक व्यक्ति में निहित होगी तो क्या होगा, वह अपने मन के मुताबिक मनमाने ढंग से अराजकता के साथ शासन करने लगेगा। उसके मन में जो विचार आएंगे उस विचार के साथ वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, संविधान अगर हम बनाए हैं तो संविधान में विचारों को संकलित किया गया है और अराजकता को दूर करने के लिए हमने उसमें चीज़ों को समावेशन किया है, उन मूल्यों को समावेशित किया है जिन मूल्यों से राष्ट्र चलता है। तो आप इसमें एक लाइन लिख सकते हैं कि संवैधानिकता का दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि शासन करने की शक्ति विकेंद्रित होगी, एक व्यक्ति में नहीं होगी, और यह निरंतर जांच एवं आप लिखिए जिससे पर जनता के पास जाकर के पुनः वोट मांगती है। वह वोट किस आधार पर मांगती है कि हमने क्या विकास किया, हमारी क्या विचारधारा थी, हमारा क्या विजन है। जैसे हर इलेक्शंस के एक मैनिफेस्टो होता है, उस मैनिफेस्टो में आप देखते हैं कि जनता आगामी वर्षों में कौन कौन से कार्य करने जा रही है, उन कार्यों का दूरगामी और तात्कालीन क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सरकारें इसी आधार पर आपसे चुनावों में वोट मांगती है। तो आप जानते हैं कि सरकार के भी यह जो संविधान किससे नियमित हो रहा है, एक निर्वाचित सरकार से हो रहा है। और सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव और तीसरा होता है जुडिशियरी। तो आप हिंदी में लिखेंगे इसे, जैसे आप समझते चलिए, आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते भी हैं। एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 है। और इनमें सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो क्लियरली मेंशन है कि कौन कौन से कार्य किनको किनको करना है। यह संविधान बताएगा कि किनका क्या कार्य है और किनका क्या सीमा है, किस लिमिट के अंतर्गत ये लोग कार्य करते हैं। और जब मैं आपको सेपरेशन ऑफ पावर समझाऊंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में, तो इनको काफ़ी अच्छी तरीके से डील करूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि 3 सरकार के महत्वपूर्ण अंगों के बीच में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है और यह इस प्रकार फंक्शन करती है कि कहीं भी अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, कहीं भी विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, कहीं पर भी साधारणता या प्रैक्टिस में है या चलन में है कि जब राष्ट्रपति महामहिम पूछते हैं हमारे ऑनरेबल जजेस से संविधान संबंधी किसी प्रश्न के बारे में, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जजेस उनके हेल्प के लिए उन्हें परामर्श देते हैं। खैर इन चीज़ों को मैं आगामी लेक्चर्स में भी बताऊंगा। तो अभी मैं आपको ये बतला रहा था, आपका कॉन्सेप्ट ये चेक कर रहा था, ये आपको स्ट्रॉन्ग करना है इस पॉइंट को कि जो सरकार के 3 अंग हैं, तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं और उनमें क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का समान संचलन निर्धारण होता है और वे तीनों परस्पर समन्वय बनाकर एज ए होल यूनिट कार्य करते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे आर्बिट्रेसनेस जो है, अराजकता जो है, उसकी स्थिति कम होती है। एक व्यक्ति के विचार को हावी नहीं बनाया जाता है और उसको आर्बिट्रेसनेस को कम करने के लिए इसका उपयोग है। तो हम लोग संविधानवाद के बारे में देख रहे थे, तो आप एक लाइन लिख लें, संविधानवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे एवी डाइसी जी ने प्रपोज किया था और बताया था कि अराजकता को रोकने के लिए कानून के शासन को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो एक विचारक थे एवी डाइसी, उन्होंने दिया था। एवी डाइसी ने कहा था कि कानून का शासन होना चाहिए, यानी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और ये रूल ऑफ लॉ क्यों होना चाहिए या ये रूल ऑफ लॉ क्या है ये भी हम समझेंगे। तो रूल ऑफ लॉ से हमें अराजकता की स्थिति को कम करने, उत्पन्न होने से रोकने और उसके प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। तो आप समझेंगे, एवी डाइसी ने इसे प्रपोज किया था, ये आप लिख लें कहीं पर भी। और कानून का शासन क्या है आप इसमें लिखेंगे और इसको समझते भी चलेंगे धीरे धीरे। ये चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट्स को बनाएंगी, बाकी आंसर राइटिंग में आपका यूज़ होगा। इसमें मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे लिखना है, किस प्रकार की बॉडी लिखनी है। तो कानून का शासन क्या है दोस्तों, इसे आप लिखेंगे। तो कानून के शासन में एवी डाइसी जी ने जो रूल ऑफ लॉ दिया था उसके महत्वपूर्ण 3 पॉइंट थे। आप उन्हीं तीनों पॉइंट को कॉपी में अवश्य लिखेंगे और ये आपके आंसर राइटिंग में भी जाना चाहिए। क्या थे वो 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत था विधि की सर्वोच्चता, यानी संविधान में जो विधि बनाया जा रहा है, जो कानून दिया जा रहा है, वो सर्वोच्च होगा, सबसे ऊपर होगा, उसके ऊपर कोई नहीं। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। कई लोगों के लिए उनके धार्मिक पुस्तक सर्वोच्च होते हैं, माता पिता सर्वोच्च होते हैं, पर अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वाले व्यक्ति से पूछेंगे जिसका संविधान में पूर्णतः विश्वास है, आस्था है, तो वह कहेगा कि हमारे लिए संविधान ही सर्वोच्च है। और संविधान सर्वोच्च है यह कौन बतलाएगा, यह एवी डाइसी ने केवल प्रपोज किया था, लेकिन यह एक विचारधारा है जो व्यक्ति के अंदर भी है और आपके अंदर भी है। तो उसमें उन्होंने कानून का शासन जो बतलाया था कि कानून का शासन के 3 जो पिलर हैं, 3 जो सिद्धांत हैं, वह कौन कौन से हैं। विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए, विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, विधिक भावना की प्रबलता होनी चाहिए। यानी कि कानून के मानने की इच्छा व्यक्ति के अंदर स्वयं से होनी चाहिए, न कि आपको राज्य या पुलिस के माध्यम से दबाव बनाकर एक अपराधी पर उसे प्रताड़ित करके भैया ये कानून आपको मानना है, ऐसा नहीं है।
ये स्थिति जो है आइडियल तब नहीं होती है जब इस प्रकार के दबाव बनाया जाता है। व्यक्ति के अंदर स्वतः अगर अच्छे विचार आएंगे, अच्छे समाज का निर्माण होगा, उसी तरह से कानून का शासन अगर होगा, तो उसमें इन 3 चीज़ों को आप देखेंगे। तो आप भारतीय संविधान में भी देखते हैं, अमेरिकी सिद्धांत में भी देखेंगे, ब्रिटिश सिद्धांत में भी देखेंगे, तो सभी राष्ट्रों में इस चीज़ को मान्यता दी गई है कि कानून का शासन होना चाहिए और उस कानून के शासन के अंतर्गत विधि की सर्वोच्चता होती है, विधि के समक्ष समानता होती है, विधिक भावना की प्रबलता होती है। और इसमें क्या क्या आएगा, जैसे आप कानून के प्रति जवाबदेह हैं, आप रिस्पॉन्सिबल है बिफोर लॉ। आप जानते हैं कि आप कोई भी किसी भी प्रकार की गलती करेंगे तो भारतीय दंड विधान प्रक्रिया संहिता के द्वारा, आईपीसी 1860 के द्वारा आपको आप पर दंडिक कार्रवाई भी हो सकती है, आपको सजा भी मिल सकता है। इसी प्रकार आप मान लीजिए किसी अस्पताल के पास से गुजर रहे हैं तो आप अपने व्हीकल का हॉर्न नहीं बजाते। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्शस माइंड में ये चलता है कि इस प्रकार के जो गतिविधि है वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे आप सुबह उठ करके वातावरण में, शुद्ध वातावरण में कूड़ा करकट नहीं फेंकते हैं, धुआं नहीं फेंकते हैं, धुआं नहीं जलाते हैं। आप किसी पार्क में बैठ करके अगर धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो बगल के व्यक्ति अगर टहल रहे हैं तो स्वतः देख करके आप नीचे कर लीजिएगा। ये एक आपके अंदर कॉन्शस माइंड में चीज़ चलता है, जो कि आपका कर्तव्य भी है कि आप केवल अपने क्षणिक आनंद के लिए दूसरों का जो अधिकार है, जैसे मैं आपको भी एक जो पार्क वाला जो एग्जांपल दे रहा था, स्वच्छ वायु जो है राइट टू लाइफ के अंदर आती है, राइट टू हेल्थ में आती है। ये सब चीज़ें मैं आपको जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा, यानी कि इस लेक्चर के 2 लेक्चर के बाद और आपके फंडामेंटल को जब स्ट्रॉन्ग करते हुए हम लोग बढ़ेंगे, तो मैं संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं, जैसे 12 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं, तो इन सब के बारे में बताऊँगा। तो आगामी 2 लेक्चर के बाद से आप हमारे साथ जुड़ेंगे और उसमें मैं आपको आर्टिकल 1 से लेकर के अंतिम आर्टिकल 395 जितने जितने नए नए संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो फिलहाल इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि कानून के शासन के अंतर्गत ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कानून के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, कानून के प्रयोग में निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी कोई अमीरी और गरीबी के भेदभाव किसी राजनीतिक व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच में कोई भी कानून जो है वह भेदभाव नहीं करती है। भेदभाव कहाँ देखने को मिलता है कि कानूनी सहायता जो जिस दर पर मुहैया कराई जाती है, जिस स्पीड पर मुहैया कराई जाती है, जिस तत्परता के साथ मुहैया कराई जाती है, उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है। तो आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से रियलाइज भी करते होंगे। लेकिन कानून जो है, कानून सबके लिए एक है, समान है, तो ये कानून के शासन को ही मजबूत करता है। और आप लिख सकते हैं प्रक्रियात्मक कानूनी पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी है लॉ में, वह किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता है। तो यह हुआ कानून का शासन। तो कानून के शासन में इन चीज़ों को आप लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको जो बेसिक्स चीज़ बताई हैं उनमें महत्वपूर्ण 3 शब्द बताए हैं। संविधान क्या है, संवैधानिकता क्या है, संविधानवाद क्या है और उसी में कानून का शासन क्या है। अपने आगामी लेक्चर्स में मैं आपको भारतीय संविधान के बारे में बताऊंगा। तो एक ब्रीफ दे देता हूं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को जो बनाया उसमें अनेक देशों के संविधान का अध्ययन किया और उन्हीं अध्ययनों के माध्यम से जो चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण थी और भारतीय समाज के अनुरूप थी, उन चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के एक संविधान बनाने का प्रयास किया। तो मैं अपने लेक्चर में बताऊंगा किस प्रकार इसे कुछ लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, वह नहीं है, क्योंकि हमने अपने अनुरूप अच्छी चीज़ें बनाई है। तो मैं आगामी लेक्चर में इस चीज़ को डील करूंगा। तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो यह लेक्चर तो हमारे चैनल एजू टू डीप लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे। और जाते जाते मैं आपको 2 पॉइंट्स लिखने को कहूँगा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो श्रुति लेखन का कार्य हुआ था, अपने हाथ से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने अंग्रेजी के इटालियन फॉन्ट्स में उसे लिखा था। और पूरे संविधान को सजाने का कार्य किसने किया था? नारायण रायजादा साहब खुद ने किया था। और श्री नंदलाल बोस जो शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार थे, उन्होंने हाथ से बिल्कुल संविधान के प्रत्येक पन्ने पर अपने राइटिंग और सजावट से कलाकारी करके, कैलीग्राफी जिसे कहते हैं, चित्र बनाया था। वो चित्र कौन थे? धार्मिक पुस्तकों के चित्र थे, हमारे इतिहास के कालक्रम के घटना के चित्र थे, हमारे कुछ उसमें लोक कथाओं में जो प्रचलित पात्र हैं उनके चित्र थे, वातावरण संबंधित फूल पक्षी के भी चित्र है। और उसमें एक नाम और आप जानेंगे कि कैलीग्राफी में वसंत कृष्णन वैद्य ने हिंदी संस्करण को अपने हाथ से लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में इटालियन फॉन्ट्स में लिखा था और हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है वसंत कृष्णन वैद्य जी ने किया था। और इसकी 3 कॉपियां बनाई गई थी और उन कॉपियों को संसद के सेंट्रल लाइब्रेरी में हीलियम गैस के से बने हुए चैम्बर में रखा गया था। हीलियम गैस ही क्यों? क्योंकि वह एक इनर्ट गैस है और वो पेपर को ऑक्सीडाइज नहीं करती है, यानी कि जिस प्रकार से उस समय बना था पेपर, बिल्कुल उसी प्रकार से आज भी संरक्षित है। आप उसे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और 17-18 कॉपीज़ जो है वो पूरी ऑल इंडिया में है, जिनमें से गिरिडीह का यह सौभाग्य है कि गिरिडीह के भी पुस्तकालय में एक कॉपी संरक्षित की गई है, जिसे आप आकर के कभी भी देख सकते हैं। और भी जगह है, तो खैर आगे इन पर कभी चर्चा करेंगे। तो आप एक नाम इसमें और लिख लेंगे जो छूट गया था कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के साथ श्री राम मनोहर सिन्हा जी ने भी, सॉरी मैं एक लाइन बोलना भूल गया यहाँ पर, श्री राम मनोहर सिन्हा जी ने भी और श्री नंदलाल बोस ने भी चित्रकारी की थी। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।